हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर। हमारे सेकंड चैप्टर का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। सेवरल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द अप्रोच टू ट्रेड सिंस द 1990s। हमारा सेकंड पॉइंट है चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। ये सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक इश्यूज़ में जो चेंजेस आए थे उनसे रिलेटेड है। तो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेकंड पॉइंट में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स दे के रखे हैं। 1990s से ट्रेड को लेकर जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में इस पॉइंट में हमें दे के रखा है। तो चलिए जो सब पॉइंट्स दे के रखे हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के, हम उनको देखते हैं। International trade was governed by rules and regulations under the General Agreement on Tariffs and Trade since 1948. GATT was not an organization, it was an agreement amongst nations regarding trade. In 1995, GATT was replaced by the World Trade Organization. WTO is an international body whose purpose is to promote free trade by persuading countries to abolish import tariffs and other barriers. The WTO is the only international agency overseeing the rules of international trade. It promotes free trade agreements, settles trade disputes between governments and organizes trade negotiations. 1948 से ही इंटरनेशनल ट्रेड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसी के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न किया जाता था। GATT मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है जो बहुत सारे देशों में ट्रेड को लेकर हुआ है। 1995 में GATT को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, और WTO ये काम कंट्रीज़ को कन्विंस करके करता है कि वो कंट्रीज़ इंपोर्ट टैरिफ्स को हटा दे और दूसरे ट्रेड बैरियर्स को भी हटा दे ताकि फ्री ट्रेड प्रमोट हो सके। WTO एक ही इंटरनेशनल एजेंसी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख रही है। WTO फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रमोट करता है। जो एग्रीमेंट्स फ्री ट्रेड को लेकर होते हैं WTO उन्हें प्रमोट करता है, और कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड्स को लेकर जो डिस्प्यूट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है। और WTO ट्रेड नेगोशिएशंस भी ऑर्गेनाइज करता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेड इज़ नॉर्मली डन इन कमोडिटीज़। दीज कैन बी कमोडिटीज़ लाइक आयरन ओर, कोल, ऑयल और सच पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एक्सेट्रा. In the 1990s, the scope of the term trade widened and we talked of trade in services. Thus, banking, insurance, etc. were services and they were also looked at as matters in which trade can be done. Today, we talk of trade in intellectual property. This includes copyrights, trademarks, patents, etc. ट्रेड नॉर्मली कमोडिटीज़ में होता है। कमोडिटी का मतलब होता है माल या फिर कोई उपयोगी वस्तु। अलग अलग तरह की कमोडिटीज़ में ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल कोल, आयरन ओर और ऑयल में भी ट्रेड किया जाता है। ट्रेड पेरिशेबल कमोडिटीज़ में भी होता है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ का मतलब होता है वो कमोडिटी जो ख़राब हो सकती है या फिर ख़त्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एक्सेट्रा। 1990s में ट्रेड का स्कोप काफ़ी बढ़ गया और सर्विसेज में भी ट्रेड करने की बात की जाने लगी। सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस, इनको भी ट्रेड करने के लिए देखा जाने लगा। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेड की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है वो इंटेंजिबल क्रिएशंस जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, और इनका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारे बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, हम उन्हें देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपीराइट, ये भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर ट्रेडमार्क्स देख रखे हैं, मतलब कि अलग अलग कंपनीज़ के जो ट्रेडमार्क्स है वो हमें देख रखे हैं। गूगल, वाडीलाल, अमूल, ये सारे कंपनीज़ के ट्रेडमार्क्स यहाँ पर है जिनसे ये अपने ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Another change that has occurred in the area of trade is the use of container cargo ships.
Container ships are able to carry huge amounts of goods across the world. There are special port facilities for container ships. The container cargo revolution has changed the manner in which trade takes place in the world today. एक बहुत बड़ा चेंज जो ट्रेड में हुआ है वो है कंटेनर कार्गो शिप्स का इस्तेमाल। कंटेनर शिप्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स कैरी करते हैं और वो उन गुड्स को एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो गुड्स होते हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कंटेनर कार्गो शिप्स के लिए स्पेशल पोर्ट फैसिलिटीज़ भी होती हैं और कंटेनर कार्गो शिप्स की वजह से जो रेवोल्यूशन आया है उसने ट्रेड के मैनर को चेंज करके रख दिया है। कंटेनर कार्गो शिप्स की वजह से ट्रेड काफ़ी आसान हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें डू यू नो का बॉक्स दे के रखा है, हम वो देखते हैं। नंबर 1, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज is a treaty of the World Trade Organization that entered into force in 1995. The treaty was created to extend the multilateral trading system to services in the same way the General Agreement on Tariffs and Trade provides such a system for merchandise trade. General Agreement on Trade in Services एक ट्रीटी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 1995 में फोर्स में आई। इस ट्रीटी को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो बहुपक्षीय जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको सर्विसेज तक एक्सटेंड किया जाए। मतलब कि इसका मेन एम सर्विसेज में ट्रेड को प्रमोट करना था। इसी तरह से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड भी इसी तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है मर्चेंडाइज ट्रेड के लिए। नंबर 2, द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स is an international treaty which sets down minimum standards for most forms of intellectual property regulation within all member countries of the WTO. WTO का एग्रीमेंट है ट्रिप्स पर। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित करती है। ये ट्रीटी जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित करती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेगुलेशन के लिए होती है जो कि WTO के सारे कंट्रीज़ के ऊपर लागू होती है। सम ऑफ द थिंग्स ट्रिप्स डील्स विथ includes copyrights, geographical indications, industrial designs, integrated circuit, patents, trademarks, etc. TRIPS also specifies enforcement procedures, remedies and dispute resolution procedures. ट्रिप्स मतलब के ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ चीज़ों के साथ डील करता है जैसे कि कॉपीराइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, इंटीग्रेटेड सर्किट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है और ट्रिप्स कुछ प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई करता है, मतलब कि उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। फॉर एग्जांपल इन्फोर्समेंट प्रोसीजर, मतलब कि अगर किसी लॉ या किसी चीज़ को लागू करना होता है तो उस प्रोसीजर को ट्रिप्स स्पेसिफाई करता है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। और इसी तरह से रेमेडीज़ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स के बारे में भी ट्रिप्स स्पेसिफाई करता है। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी रेमेडीज़ को ट्रिप्स स्पेसिफाई करता है और जिन डिस्प्यूट्स को रेजोल्यूशन से सॉल्व किया जाता है उन प्रोसीजर्स को भी ट्रिप्स स्पेसिफाई करता है। चलिए आगे देखते हैं। Number 3, rise of transnational companies. Until the 1990s, the government had a lot of control on the economic sector. There was a limited scope for the private sector. Globalization has changed this situation. We have seen the growth of private companies. Companies that used to operate within the nation started operating in foreign lands. They became multinational companies. Today, we also see the growth of transnational companies. This development is mainly in the private sector. How does this affect कॉमन पर्सन? 1990s तक गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। इकोनॉमिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही लिमिटेड स्कोप था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है। हमने देखा है प्राइवेट कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई हैं। जो कंट्रीज़ कभी किसी नेशन में ऑपरेट होती थी अब वो फॉरेन लैंड्स में भी, दूसरे कंट्रीज़ में भी ऑपरेट होना शुरू हो गई है और वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई है। और आज हम ट्रांसनेशनल कंपनीज़ की ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट मेनली प्राइवेट सेक्टर में हुआ है और इस डेवलपमेंट का असर कॉमन पर्सन पर कैसे पड़ेगा ये चलिए हम आगे देखते हैं। वन इम्पैक्ट इज सीन ऑन द लेबर मार्केट।
there is a migration of skilled and semi-skilled labor from one country to another. For example, these companies recruit both skilled and semi-skilled employees. There is a lot of skilled and semi-skilled Indian labor working in West Asia, Africa, United States, Europe, etc. The growth of private sector has also increased the employment in the service sector. Various services like providing catering, delivery of goods, transport, etc. are being provided. एक मेन इम्पैक्ट जो हुआ है वो लेबर मार्केट पर हुआ है. स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइवेट कंपनीज़ दोनों को रिक्रूट करती हैं, मतलब कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी रिक्रूट करती हैं और स्किल्ड वर्कर्स को भी रिक्रूट करती हैं. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडियन लेबर वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में काम कर रहा है. प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ ने सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी है. सर्विस सेक्टर में रोज़गार बढ़ गया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो गया है. फॉर एग्जांपल सर्विसेज जैसे कि केटरिंग, गुड्स की डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड की जा रही है और इन सर्विसेज में वर्कर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है. A second impact is seen on the small industries and shops. They have to face competition from big multinational companies. Shops and small industries that are efficient are able to compete. For example, we have seen big grocery stores and malls in cities, but despite these, the small shopkeepers, vegetable and fruit sellers continue to attract clientele. This is because they provide the necessary services to the people. जो दूसरा इम्पैक्ट हुआ है वो छोटी इंडस्ट्रीज़ और छोटी शॉप्स पर हुआ है. इन छोटी इंडस्ट्रीज़ और शॉप्स को बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से फेस करना होता है. शॉप्स और इंडस्ट्रीज़ जो एफिशिएंट है, जो काबिल है, वो compete कर पाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिटीज़ में बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स और मॉल्स देखे हैं, लेकिन फिर भी जो स्मॉल शॉप्स है, स्मॉल वेजिटेबल सेलर्स है और फ्रूट सेलर्स है, वो ग्राहक को अट्रैक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो उनको नेसेसरी जो सर्विस उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. A third impact is on the agricultural sector. Today farmers are able to sell their goods directly to companies. Multinational companies have brought in new technology and opened up markets for Indian agricultural products. For example, India exports marine products, meat, rice, spices, cotton, fresh fruits and vegetables, sugar, coffee, groundnut, cashews, etc. जो तीसरा इम्पैक्ट है वो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर पर देखने को मिलता है. आज किसान अपने गुड्स को डायरेक्टली कंपनीज़ को सेल कर पाते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने नई टेक्नोलॉजी को लाकर इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स खोल दिए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि मीट, मरीन प्रोडक्ट्स, फिश, कॉटन, शुगर, कॉफ़ी, कैश्यूज़, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. यहाँ पर हमें डू यू नो का बॉक्स दिख रखा है, हम वो देखते हैं. A multinational company is a company that is operating in several countries but has one home country from where it controls all the business. Some Indian multinational companies Bajaj, Dabur, Aditya Birla, ONGC, Amul, Godrej, Wipro, etc. मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो बहुत सारे कंट्रीज़ में काम करती है, लेकिन उसका एक ही कंट्री में हेडक्वार्टर होता है. वो एक ही कंट्री उसकी होम कंट्री होती है और वो वहीं से सारे बिजनेस को कंट्रोल करती है. तो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है. कुछ कंपनीज़ इंडिया की भी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल डाबर, गोदरेज, विप्रो, ONGC, अमूल, ये सारी बजाज, ये सारी कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ है. ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस आर अ टाइप ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. A transnational company is borderless as it does not consider any particular country as its base, home or headquarters. Some transnational companies Nestle, Bayer, Unilever, Siemens, General Electric, etc. ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का एक टाइप होता है. ट्रांसनेशनल कंपनी बॉर्डरलेस होती है, उसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता, कोई भी कंट्री इसका बेस नहीं होती, लेकिन ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है. कुछ ट्रांसनेशनल कंपनीज है जैसे कि नेस्ले, बेयर, साइमंस, जनरल इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा. ये सारी कंपनीज ट्रांसनेशनल कंपनीज है. चलिए आगे देखते हैं. The service sector is the third of the three traditional economic sectors. The first is the primary sector, which covers areas like farming, mining, fishing, etc. The second is the manufacturing sector. Service sector provides various services like catering, housekeeping, security, etc. तीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं.
पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग इस तरह के ऑक्यूपेशंस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस आते हैं और सर्विस सेक्टर में अलग अलग तरह की सर्विसेज आती है, जैसे कि केटरिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।